प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि परागकण कैसे बनता है और मादा युग्मक कैसे बनता है, नर युग्मक कैसे बनता है। साथ ही साथ में बेटा हम लोगों ने ये देखा था कि नर युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या होती है और ये बीजांड क्या होता है, भ्रूणकोश क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा उसके आगे की कहानी को। उसके आगे की कहानी को आज हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या होगा, यानी परागण कैसे होगा। परागकण नहीं बेटा, परागण कैसे होगा। परागण दूसरी चीजें होती है, परागकण दूसरी चीजें होती है। तो आज हम उन चीजों को समझेंगे कि परागण होता कैसे है, परागण कितने प्रकार के होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए, फटाफट आ जाए भाई, सभी बच्चे तैयार हो जाए और क्लास को एंजॉय तरीके से पढ़ें। क्लास को एंजॉय तरीके से पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। एंजॉय तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें याद रहेंगी ना। वैसे अगर बोरियत होकर के पढ़ेंगे आप लोग तो क्या होगा, सारी चीजें भूल जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये मैम का यानी मेरा लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक इसके पीछे हमने लेक्चर नंबर 5 तक क्लासें दे रखी हैं। जो भी बच्चे अभी पहली बार ये वीडियोस देख रहे होंगे वो पहले जाकर के पिछला क्लास कर लेंगे ना, ताकि उनको आगे की चीजों को समझने में कोई तकलीफ ना हो। शिक्षा क्या हुआ बेटा, चलिए तो आगे देख लेते हैं भाई, हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा परागण को। लेकिन परागण को पढ़ने से पहले पिछली क्लास में हमने आपको एक चीज बताई थी ना। एक हमने भ्रूणकोश की संरचना बनाई थी, भ्रूणकोश में कुछ मैंने बनाया था, उसका नाम हमने आपको नहीं बताया था। हमने बोला था कि अगर ये नाम आप लोगों को जानना है तो आप लोग आगे वाली क्लास को देखिए या फिर आगे वाली क्लास का इंतजार करिए। उसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि इसका नाम क्या होता है। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे उनके लिए बता दे भाई, अभी हम लोग परागण पढ़ने से पहले ये हम लोग एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। रिवीजन हम लोग का हो जाएगा कि कैसे कैसे मादा युग्मक बन रहा है। पहले उस चीज को हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी कहानी पिछली वाली याद हो जाए, फिर उसके बाद आगे वाली कहानी को आप लोग जोड़ करके अच्छे से पढ़ सके। पहले बेटा हम लोग यहाँ पर देखे थे, हम लोग ये देख रहे हैं कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, मादा युग्मक कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने बीजांड बना दिया था ऐसे। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे बीजांड बना दिया था बेटा। बीजांड के अंदर ऐसे हमने बताया था कि बहुत सारे कोशिकाएं हैं, यानी बहुत सारे उतक पाए जा रहे हैं। कोशिकाओं के समूह को ही उतक कहते हैं, आप सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पर हमने देखा था बेटा कि यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, उतक पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कोशिका जो है वो बड़ी होकर के ऐसी कुछ हो जाती है। एक कोशिका बड़ी होकर के कुछ ऐसी दिखने लिखती है बेटा, ऐसी बड़ी हो जाती है। इस बड़ी वाली कोशिका को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इस बड़ी वाली कोशिका को हम लोग क्या कह देते हैं मेरे ला, इसको हम लोग कह देते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग परागकण पढ़ रहे थे बेटा, नर युग्मक पढ़ रहे थे, तो उसमें जो हमने कोशिकाओं के समूह को देखा था, उस कोशिकाओं के समूह को हम लोगों ने कहा था लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्यों बेटा, क्योंकि वह नर भाग था, वह क्या था, वह नर युग्मक था, नर युग्मक बनने की प्रक्रिया थी। अब यहाँ पर जब मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया आई है बेटा, उसकी बारी आई है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। वहां पर आपने देखा था कि सारी कोशिकाओं को हमने लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहा था। बट बेटा यहाँ पर कोई एक कोशिका ही रहेगी बड़ी सी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा बेटा, अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। इसको हम लोग ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालेंगे तो ये कोशिका ऐसी बन जाएगी, ये कोशिका ऐसी बन जाएगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये द्विगुणित कोशिका है बेटा, द्विगुणित। ये द्विगुणित कोशिका है। अब ये द्विगुणित कोशिका है बेटा, ये द्विगुणित कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री
विभाजन होगा। और जब इस द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा, तो यह कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। अब आप सोच रहे होगे मैम, ये ऐसी कैसी बन गई? जब ये 2n कोशिका थी तो डायरेक्ट ये 4n में कैसे बदल गई? बेटा हमने जब लघु बीजाणु आपको बताया था तो हमने बताया था 2n जब कोशिका है, जब उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। दो कोशिकाएं कैसी बनेंगी लल्ला मेरे? आगुणित कोशिकाएं बनेंगी। फिर जब उन दोनों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वह चार कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। तो डायरेक्टली उसको हमने यहाँ पर ऐसे ला दिया है, हमने फिर से इसका अर्धसूत्री विभाजन नहीं करवाया, डायरेक्टली यहाँ पर चार कोशिकाओं को हमने बना दिया है। और ये चार कोशिका कैसी हैं? आगुणित कोशिका है। ये पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था, पर थोड़ा सा हम रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का क्या है, ये रिवीजन आप लोगों को याद रहेगा, ये चीजें याद रहेंगी कि आगे चीजें आप लोग समझ पाएंगे। अब डायरेक्टली हम क्लास में आकर के आज की चीजें पढ़ाने लगे तो आप लोगों को थोड़ा सा भूलने में आ जाएगा ना। तो हमें क्या करती है बेटा, ये चार कोशिकाएं बनती हैं। इन चारों कोशिकाओं में क्या करती है, जो तीन कोशिकाएं रहती है ना, ये जो तीन कोशिकाएं रहती है क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती है बेटा मेरे। ये तीन कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये कोशिकाएं कमजोर रहती है, नष्ट हो जाती हैं। बाकी एक कोशिका जो खा पी करके अभी अपना मोटी हुई है, इस कोशिका को हम लोग क्या कह देंगे बेटा? गुरु बीजाणु कह देंगे। क्या कह देंगे लल्ला मेरे? गुरु बीजाणु कह देंगे। यानी आपको पता हुआ कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बात समझ में आई ना? अब इसके आगे देख लेते हैं बेटा, ये जो ये कोशिका है इसको हमने गुरु बीजाणु कह दिया, ये गुरु बीजाणु कह दिया। अब इसी कोशिका में क्या होगा लल्ला मेरे? समसूत्री विभाजन होगा। अब ये कहेगा भाई हम समसूत्री विभाजन करेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम समसूत्री विभाजन करेंगे। जब समसूत्री विभाजन होगा बेटा तो एक कोशिका यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी। फिर ये भी कहेगा हमें दो लोगों में अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? अपनी संख्या बढ़ाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या हो जाएंगे? दो से क्या हो जाएंगी बेटा? चार कोशिकाएं हो जाएंगी। चार कोशिकाएं हो जाएंगी। फिर ये चार कोशिकाएं कहेंगी भाई मुझे तो एक बार और विभाजन करना है, मुझे तो समसूत्री विभाजन एक बार और करना है, क्योंकि हम अपने आप को 8 कोशिकाओं में बदलना चाहते हैं ना। तब ये क्या करेगी बेटा? ये क्या करेगी? फिर से समसूत्री विभाजन करेगी। फिर से इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा बेटा तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। इसकी स्थिति हो जाएगी। चार कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बन गई बेटा? 8 कोशिकाएं बन गई। 8 कोशिकाएं अब ऐसे ही नहीं रहेंगी, ये अपने रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगी। ये कह रही है अभी मैं ऐसे अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं अपने रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करूंगी। तो ये अपने रूप में परिवर्तन करके बेटा कैसी बन जाती? इधर देखो आप लोग, ये ऐसे बन जाती है बेटा। तीन कोशिका ऊपर रह जाती, तीन नीचे रह जाती है, और दो कोशिकाएं इधर आ जाती हैं। इधर आकर के क्या करती हैं बेटा? एक बड़ी सी कोशिका का निर्माण कर देती हैं। बात समझ में आई ना? एक बड़ी सी क्या कर देती हैं? एक बड़ी सी कोशिका का निर्माण कर देती हैं लल्ला मेरे। ये दोनों कोशिकाएं एक, ये दोनों केंद्र के एक में मिलकर के एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर देते हैं। अब हमने उस पिछले वाले लेक्चर में आपको ये बताया था कि हम इसका नाम अभी बताएंगे कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं। इसका नाम तो हमने रख दिया था प्रतिव्या शांत कोशिकाएं। प्रतिव्या शांत कोशिकाएं।
और इसको हमने कहा था बेटा ध्रुवीय या केंद्रीय कोशिकाएं। ध्रुवीय या केंद्रीय कोशिकाएं। ध्रुवीय या केंद्रीय कोशिकाएं। और इसको हमने क्या बोला था बेटा, इसको हमने क्या बोला था, इन दोनों को हमने क्या बोला था लल्ला मेरे, इन दोनों को हमने क्या बोला था, अंड समुच्चय। अंड समुच्चय। और ये जो बीच वाली कोशिका है बेटा, जो आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, इसको मैंने ऐसे ही फालतू का बड़ा नहीं बना दिया था। ये बड़ी कोशिकाओं का भी महत्व है लल्ला मेरे, ये बड़ी कोशिकाओं का भी क्या है, महत्व है। इस बड़ी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, मादा युग्मक। क्या कहते हैं लल्ला मेरे, मादा युग्मक। यही बड़ी वाली कोशिका क्या कहलाती है, मादा युग्मक कहलाती है बच्चा मेरे। इसी बड़ी वाली कोशिका को हम लोग क्या कह देते हैं, मादा युग्मक कह देते हैं। अब इसी का थोड़ा सा फिगर हम लोग आगे बनाएंगे। ये चीजें, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने बनाया था। तो अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलो इतना बड़ा सा बनाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा ना तो आप लोग खुश रहेंगे। क्या है आपका, भ्रूण कोश का संरचना है बेटा, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश का फिगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश पाया जा रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर इसको डिटेल में ऐसे, मतलब इतना बड़ा सा आप लोग बना लीजिए। अब इसको थोड़ा सा अंदर से हम लोग देखते हैं बेटा, अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होती है लिल्ला मेरे, यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। यहाँ पर एक तंतु रूपी संरचना पाई जाती है बेटा। एक तंतु, एक मतलब ऐसे से ना, ऐसे संरचना पाई जाती है तंतु की तरह। इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, तंतु समुच्चय कहते हैं। तंतु समुच्चय, बात समझ रहे हैं ना। इस संरचना को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, तंतु समुच्चय कह देते हैं। और तंतु समुच्चय का काम क्या होता है, ये तंतु समुच्चय का काम क्या होता है, तो तंतु समुच्चय क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, ये जो पराग नलिका वगैरह रहती है ना, इसको यहाँ पर आने में क्या करती है, सहायता देती है लल्ला मेरे। इसको यहाँ पर आने में क्या करती है, सहायता करती है। क्योंकि यह एक केमिकल छोड़ती है, एक रसायन छोड़ती है, जिससे जो पराग नलिका है बेटा, पराग नलिका पहचान सके कि हमें किधर जाना है। ये तंतु समुच्चय क्या करती है बेटा, एक केमिकल छोड़ती है, एक रसायन छोड़ती है, जिससे ये पराग नलिका आएगी किधर से, ये चीजें आपको अभी अच्छे से बना करके समझाएंगे। ये पराग नलिका जो आती है, अच्छा पराग नलिका को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, हमें किधर जाना है, तो पराग नलिका को संकेत देती है कि आपको इधर ही जाना है, इधर से जाना है। जैसे आप लोग कहीं पर अगर जाते हैं, नए नए रिलेशन में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, आप लोगों को रास्ता ना पता हो, तो आप लोग बगल वाले से पूछते हैं कि भाई उनका घर कहाँ है, तो बताएंगे ऐसे 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 जाएंगे तो आप उनका घर पा जाएंगे। सेम दैट बेटा, ये रसायन छोड़ती है, तंतु समुच्चय क्या करती है, एक रसायन छोड़ती है, और उस रसायन के माध्यम से पराग नलिका को पता चलता है कि हमें इधर से ऐसे ऐसे रास्ता मिलेगा, ऐसे ऐसे हमें जाना है, ठीक है। और ये दोनों जो कोशिकाएं है बेटा, ये इन दोनों को हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, अंड समुच्चय। क्या कहा था, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कहा था। ये अंड समुच्चय का कार्य क्या होता है बेटा, ये अंड समुच्चय का कार्य क्या होता है,
अंड समुच्चय का कार्य क्या होता है लल्ला? तो अंड समुच्चय का कार्य होता है बेटा, दिख रहा है ना आपको, पराग नलिका को प्रवेश में सहायता करना, करना। बात समझ में आई ना? अब इधर देखो आप लोग, इधर देखो, इधर देख लो आप लोग, ये जो होता है बेटा, ये तंतु समुच्चय जो होता है, इसके अंदर जो ऐसे तंतु रूपी संरचना बना है, ये क्या करता है, ये एक रसायन छोड़ता है जिससे पराग नलिका को पता चले कि अच्छा हमें इधर रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन ये अंड समुच्चय क्या करता है बेटा, ये जो दो कोशिका है इसको अंड समुच्चय कहा गया है। ये अंड कोशिका है, ठीक है, ये अंड है, और अंड के बगल वाली जो दो कोशिकाएं, इसको अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं बेटा, पराग नलिका को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करती हैं। दो लोग होती हैं, कहती भाई ऐसे ऐसे तुम ऐसे जाओ, पराग नलिका को प्रवेश करने में सहायता करती है। जैसे मान लो ये दुल्हन बैठी हुई है, दुल्हन के पास दरवाजे के पास दो लड़कियां खड़ी है, वो लोग क्या करती है, वो लोग बताती है कि भाई आपको ऐसे अंदर जाना है, आपको उधर नहीं जाना है, आपको अंदर ऐसे जाना है। तो ये दो लड़कियां हैं, ये दुल्हन के पास जाने में पराग नलिका को सहायता प्रदान करती है। अब बात समझ में आई ना? अब इसके आगे की कहानी को देखते हैं बेटा। ये चीजें आपने देख लिया, यहाँ पर एक चीज और आपको लिखना है। आपको ये क्या दिख रही है, आपको 1 2 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, 4 5 6, और एक ये बड़ा कोशिका दिख रहा है, 7 कोशिका दिख रहा है ना, 7 कोशिका आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हमने बताया ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ना, ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक बड़ा कोशिका बना लेती हैं। अब भाई इन दोनों कोशिकाओं के अंदर केंद्रक भी तो होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 केंद्रक, 8 केंद्रक, और कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं, क्योंकि ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक बड़ी कोशिका बनाई है बेटा। तो कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी, 7 कोशिका हो जाएंगी। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है बेटा कि एक भ्रूण कोश के अंदर कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं एक भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर 8 केंद्रक एवं 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 7 कोशिकाएं पाई जाती। बात समझ में आई ना? तो जिनको भी ये फिगर बनाना हो, आप लोग फिगर बना के लिख लो, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। चलो, हो गया होगा आप लोगों का। तो ये फिगर को हटाते हैं बेटा। अब हम लोग आगे कुछ संरचना देखते हैं। अभी तो आपने ऐसे ऐसे देख लिया कि चलो भाई मैम आपने तो बता दिया कि भ्रूण कोश ऐसे होता है, भ्रूण कोश में 8 केंद्रक पाए जा रहे, 7 कोशिकाएं पाए जा रहे, ठीक है भाई। मादा युग्मक भी बन गया, ये अंड को ही तो हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक भी बन गया। अब बताओ कि पराग नलिका आएगी किधर से? अभी आपने कहा कि मैम ये जो दो कोशिकाएं होती हैं, ये लोग पराग नलिका को प्रवेश करने में सहायता देती हैं, और तंतु समुच्चय एक केमिकल छोड़ता है जिससे पराग नलिका को रास्ता पता चलता है। ठीक है, अब बताओ, अब पूरा फिगर बना करके बताओ कि कैसे कैसे कौन आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा आप लोग, यहाँ पर एक फिगर हम लोग बनाते हैं जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या चीजें आ रही हैं। कैसे आपको दिख रहा है ना? अब इसके अंदर एक चीजें बनाते हैं बेटा। ये क्या हो गया बेटा? अंडाशय, अंडाशय।
सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए स्त्री केसर यानी अंडक का फिगर है। यह किसका फिगर है बेटा? स्त्री केसर या अंडक, जिसको हम लोग अंडक भी कहते हैं। तो ये इसका फिगर है, आप लोगों को भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। अब हम बेटा क्या करते हैं, ऊपर वर्तिकाग्र पाया जा रहा है, नीचे वर्तिका पाया जा रहा है, ये अंडाशय है। अंडाशय होता है बेटा, ये जो बीच का आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, ये जो बीच का ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं बेटा अंडाशय गुहा। अंडाशय गुहा, बात समझ में ना। और आपको पता ही है कि इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, इसके अंदर ऐसे भ्रूण कोष पाया जा रहा है, भ्रूण कोष के बाहर ऐसे बीजांडकाय पाया जाता है ना, ये बीजांडकाय होता है, इधर बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय होता है, और ये भ्रूण कोष होता है जिसमें ऐसे ऐसे कोशिकाएं ऐसे ऐसे पाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे कोशिकाएं पाई जा रही हैं। क्या हुआ बेटा? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये आपको पता है कि ये जो बीजांड है, ये जो अंदर बीजांड पाया जा रहा है, इसको आप लोगों को पता ही है, ये बीजांड होता है, बीजांड की संरचना अंदर है, और बीजांड के सभी भागों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब ये बेटा यहाँ पर आप जो भ्रूण कोष देख रहे हैं, ये जो अंदर भ्रूण कोष है, ये अंदर क्या पाया जा रहा है बेटा? ये भ्रूण कोष पाया जा रहा है। अब बात ये होती है बेटा कि जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका कैसे आएगी भ्रूण कोष के पास, कैसे आएगी अपने दुल्हन के पास, यानी दूल्हा कैसे चल करके आएगा, घोड़े से बारात लेकर के आएगा अपनी दुल्हन के पास, ये हम लोगों को देखना है। और ये भी देखना है बेटा कि अपने दुल्हन को ढूंढ पाता है कि नहीं। वैसे तो ढूंढ नहीं पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि भाई दुल्हन छुपी हुई है, दुल्हन का घर है, तो दुल्हन को ही पता है कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। दूल्हा तो पहली बार आ रहा है उसके घर में, तो उसको पता रहेगा नहीं कि भाई दुल्हन का किस कमरे में छुपी हुई है। तो भाई एक आध दो लोग सहायता करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या होगा, ये पराग नलिका यहाँ से आएगी। चलो इसको किसी दूसरे कलर से बना दे ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ए शिक्षा, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये क्या कर दिया भाई तुमने? भाई मेरी बिटिया रानी है ना, ये अजब के गजब कारनामे करती रहती है। चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर अच्छा करो 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 भाई, कर लो कर लो। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर जो ये पराग नलिका आती है ना, ये जो ऐसे ऐसे पराग नलिका आ रही है, ये पराग नलिका बेटा इधर से ऐसे आती है। अब ये चाहती तो इधर से भी घुस जाती, लेकिन कैसे घुसती? बीजांड द्वार तो इधर है, दरवाजा तो इधर है भाई, दरवाजा तोड़ करके तो आएगा नहीं पराग नलिका, नहीं तो उसको चोर कह करके लोग मार पीट करके भगा देंगे। तो ये क्या करता है बेटा, पराग नलिका ऐसे ऐसे आता है, ऐसे आता है, और यहाँ से ऐसे अंदर जाता है। इसको हम लोग क्या कह देंगे बेटा, ये पराग नलिका है, पराग नलिका। बात समझ में आई ना? कैसे बीजांड के अंदर, कैसे भ्रूण कोष के अंदर अंडकोश का बन रहा है, मादा युग्मक बन रहा है, और कैसे ये पराग नलिका यानी नर वाला भाग कैसे ये आ रहा है यहाँ मादा से मिलने, यानी मादा युग्मक से मिलने। नर युग्मक कैसे मादा युग्मक से मिलने आ रहा है बेटा, ये आप इस फिगर में देख लिए हैं। बात समझ में आई ना? अब हम लोग पढ़ेंगे परागण। भाई ये चीजें तो हम लोगों ने देख लिया कि चलो भाई पहले परागण होगा तब तो ये नर युग्मक आएगा मिलने, लेकिन पहले ही हम ये भ्रूण कोष का बीजांड का फिगर बनवाए थे, इसलिए आप लोगों से बता दिए हैं कि भाई ये ऐसे आएगा मिलने, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि भाई कैसे आएगा ये मिलने, जगह कहाँ है इसको आने के लिए। ठीक है,
तो ये चीजें मैंने बना दिया, लेकिन ये चीजें तब होगी ना बेटा परागण जब हम लोग पढ़ेंगे, तब परागण तो इसी को कहते हैं, नर वाला भाग मादा भाग पर आने की प्रक्रिया को ही क्या कह देते हैं, परागण कहते हैं बेटा। नर वाले भाग को यानी नर युग्मक को मादा युग्मक पर गिरने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं लल्ला मेरे, परागण कहते हैं। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे बेटा कि परागण कैसे होगा। ये चीजें आपको समझ में आई ना। अगर समझ में आ गई होंगी ना तो आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो ना। अगर कहीं पर डाउट भी रह जाए बेटा तब पर भी आप लोग प्यारा सा ही कमेंट करके बता दिया करो कि मैम मुझे यहाँ पर डाउट रह गया है, मुझे नहीं समझ में आया। मैम क्या करेंगे उसको फिर से समझा देंगे, फिर से समझाने का प्रयास करेंगी। जब मैम वन शॉट लेकर के आएंगी बेटा तो उसको और क्लियर करके समझाएंगी। ठीक है, तो जब तक आप लोग बताओगे नहीं बेटा तब तक मैम समझेंगी कैसे कि आप लोग को आया कि नहीं आया है। इसलिए कमेंट आप लोग अच्छे अच्छे किया करो। ठीक है, तो बेटा ये चीजें हमने देख लिया, पिछली चीजों को भी हमने देख लिया है कि कैसे कैसे गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बन रहा है, फिर मादा युग्मक बन रहा है, और मादा युग्मक बन गया बेटा। ये जो आपने यंड बनाया था बीच वाली कोशिका को अंड, इसी को मादा युग्मक कहते हैं। और मादा युग्मक से मिलने कैसे नर युग्मक आ रहा है, ये चीजें देख लिया। अब हम लोग देखें कि परागण क्या होता है, देख ले कि ना देखें, देख लेना। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि परागण क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि परागण होता कैसे है बेटा, परागण कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग परागण का डिफिनेशन देख लेंगे ना। पराग कण फूलों के नर भाग से, पराग कण बात हो रही है ना, फूलों के नर भाग से पराग कणों का परागण, सॉरी परागण यहाँ पर था, तो फूलों के नर भाग से पराग कणों का मादा भाग तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है बेटा, परागण कहलाता है। जो इसके पहले हमने बताया, मैम ने इसके पहले आप लोगों को बताया कि नर वाले भाग का मादा भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है बेटा, परागण कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई। भाई नर ही है जो जाएगा मादा के पास, मादा तो चल करके आएगी नहीं। अब भाई दुल्हन अगर दूल्हे के पास चल करके चली जाए तो लोग कहेंगे भाई बड़ी बेशरम है, ये तो बहुत बेशरम है भाई, ये क्या कर रही है कि ऐसे ही पहले ही कूद कूद करके चली जा रही है। इसलिए क्या करती है बेटा, दुल्हन शर्म के मारे, दुल्हन थोड़ा सा शर्माती भी है, दुल्हन शर्म के मारे क्या करती, बैठी रहती है अपने घर में चुप्पे से कि दूल्हा मुझे खोजते खोजते आएगा ही, क्योंकि दूल्हे को तो दुल्हन की जरूरत है, इसीलिए दूल्हा मुझे खोजते खोजते आएगा ही। तो शांति से एक कमरे में बैठी रहती है। अब भाई जिसको जिस चीज की जरूरत रहेगी वही तो आएगा ना। अब पानी प्यासे के पास तो आएगा नहीं, प्यासा पानी के पास जाएगा। ऐसे नर भी आता है मादा के पास, मादा नहीं जाती नर के पास। ठीक है, तो ये बेटा नर भाग से पराग कण। अब परागकण क्या होता है ये सभी को पता है, ये ना कहना कि मैम परागकण हमें नहीं पता। परागकण आप सभी लोगों को पता है कि परागकण किसे कहते हैं। नहीं बेटा इसको रहने दो, इसको रहने दो। हाँ पापा भी आ रहे हैं। तो आप सभी को पता है बेटा कि परागकण किसे कहते हैं। पराग कोष के अंदर हमने देखा था कि कैसे लघु बीजाणुधानी के अंदर कैसे कैसे प्रक्रियाएं हो रही थी, उसके बाद परागकण बन रहा था। तो पराग कणों का मादा भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण होता कितने प्रकार का ये देख लेते हैं, जिसके मुख्य प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण होता है और एक पर परागण होता है। यह प्रक्रिया पौधों में फल और बीज बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आई ना। परागण जो होता है बेटा वह फल और बीज बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। किसी किसी पौधे में पुष्प लगा है तो जब वह पुष्प लगा है बेटा तो उसके बाद फल तभी बनेगा, बीज तभी बनेगा जब उसमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब तक निषेचन नहीं होगा किसी पुष्प में, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक क्या होगा, फल और बीज नहीं बनेंगे। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए मेरे लल्ला कि जितना भी फल हम लोग खाते हैं, जितना भी फल हम लोग खा करके बीज निकाल करके फेंकते हैं, सब में क्या हुआ होगा, निषेचन हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। बात समझ में आई ना। तो ये चीजें आपने देख लिया है ना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं बेटा कि आगे देख लेते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण आपको समझ में आया, परागण समझ में आया ना। नर भाग का यानी नर युग्मक का पराग कण का, सीधी सीधी बात समझो भाई, पराग कण का
मादा भाग पर स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। लिखना हो तो लिख लेना। अब परागण के प्रकार हम लोग देख लेते हैं बेटा। परागण कितने प्रकार का होता है? परागण 2 प्रकार का हो जाता है। पहला हमने देखा स्वपरागण, दूसरा हमने देखा परपरागण ना। पहला हमने देख लिया बेटा स्वपरागण और दूसरा देख लिया परपरागण। अब ये स्वपरागण क्या होता है बेटा, ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि स्वपरागण भी 2 भागों में बांटे जाते हैं। स्वपरागण भी कितने भागों में बांटे जाते हैं बेटा? 2 भागों में। एक होता है स्वयुग्मन और दूसरा होता है बेटा सजात पुष्पी। दूसरा क्या होता है लल्ला मेरे? सजात पुष्पी होता है। अब ये स्वयुग्मन सजात पुष्पी ये क्या होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग ये देख ले स्वपरागण का क्या मतलब होता है। स्वपरागण का मतलब होता है बेटा, जैसे सपोज दैट आप लोग इधर देखो, चलो यहां पर आप लोग देख लो, फिर इसके बाद हम फिगर बना करके समझाते हैं। स्वपरागण का मतलब होता है बेटा कि जैसे एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों रहे ना। एक ही पुष्प, जैसे हमने गुड़हल का पुष्प बना करके आपको दिखाया था, उसमें नर और मादा दोनों भाग हो। सपोज दैट ऐसे मान लो कोई पुष्प हो जिसमें नर और मादा दोनों भाग हो ना, और उसी उसी पुष्प का नर भाग वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरे, यानी मादा भाग पर जाकर के गिरे, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? स्वपरागण। दूसरा एक स्वपरागण का ये एग्जाम्पल होता है, जैसे आपने स्वपरागण में 2 भाग देखे, एक स्वयुग्मन देखा है, एक सजात पुष्पी देखा है। दूसरा ये होता है बेटा कि एक ही पौधा रहे ना, एक ही पौधा रहे, एक ही पौधे के 2 पुष्प रहे, उस पुष्प का परागकण उस वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सजात पुष्पी कहते हैं। तो खैर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है ना। वह प्रक्रिया, स्वपरागण पढ़ रहे हैं हम लोग, वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पौधे के फूल के पराग कोश के, एक ही पौधे के फूल के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी फूल या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। बात समझ में है ना। अब आपने सोचा कि मैम ये तो अलग डिफिनेशन हो गया, तो चलो पहले आप लोग समझ लो, उसके बाद डिफिनेशन पढ़ना, ठीक है। चलो पहले पहले हम लोग स्वपरागण वाला पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है भाई? मान लो बेटा ये मैंने एक पुष्प बना दिया, ये भाई एक पौधा हो गया, इसमें क्या लगा हुआ है? पुष्प लगा हुआ है। ये ऐसे क्या लगा हुआ है बेटा? पुष्प लगा हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वपरागण को देख रहे हैं। बात समझ में ना, स्वपरागण को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा? पुष्प लगा हुआ है। अब मान लो यहाँ पर क्या है? पराग के कोश है, यानी पुंकेसर है, पुंकेसर है। और इसी में क्या हुआ है बेटा? इसी में वर्तिकाग्र भी है। इसी में क्या है लल्ला मेरे? वर्तिकाग्र भी है। अब ये क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? एक ही पुष्प का, एक ही पुष्प का पुंकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरता है जब,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्वयुग्मन। है तो ये स्वपरागण। बात समझ में ना, जैसे हमने परागण के दो प्रकार देखे, परागण के हमने दो प्रकार देखे हैं। पहले तो परागण जान लो, पहले तो परागण जान लो बेटा कि परागण क्या होता है। ये जैसे पुष्प है ना, ये पुष्प है, पुष्प का यहाँ से सॉरी पुंकेसर का यहाँ से वर्तिकाग्र पर आना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। नर भाग का मादा भाग तक आना ही क्या कहलाता है बेटा? परागण कहलाता है। परागण, ये तो हुआ परागण। अब ये स्वपरागण है कि पर परागण है, इसको हम लोगों को समझना है। बात समझ में ना? अब ये स्वपरागण है बेटा कि पर परागण है, इसको हम लोगों को समझना है। अब देखो, एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प में क्या हो रहा है कि भाई नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जा रहा है। अब ये पुंकेसर क्या करेगा? ये वर्तिकाग्र पर जो आकर के गिर रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या कह देंगे? स्वपरागण कह देंगे। स्वपरागण। हालांकि आपने स्वपरागण में दो भाग देखे हैं, एक स्वयुग्मन होता है, एक सजात पुष्पी। तो ये स्वयुग्मन में आएगा बेटा। स्वयुग्मन का मतलब एक ही पुष्प में जब नर और मादा दोनों भाग पाए जाए और उसी का नर भाग मादा भाग पर आकर के गिरे, तो उसको स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? स्वयुग्मन का मतलब साथ साथ में ये लोग हैं, अपना खुद से फर्टिलाइजेशन कर ले। जैसे मान लो कि होता है ना, कुछ लोग होते हैं एक ही घर में शादी कर लेते हैं, अपने ही घर में ना। आप लोग कहीं पर देखे भी होंगे कि कुछ लोग होते हैं अपने ही घर में शादी कर लेते हैं। तो ये फूल क्या हो गया? एक घर हो गया। इस घर में एक था लड़का और एक थी लड़की। ये लड़का लड़की आपस में शादी कर लिए और हो गया क्या? परागण। और इसी परागण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वयुग्मन, स्वपरागण। बात समझ में ना? क्योंकि भाई स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण का मतलब एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही पौधे के पुष्प में हो रहा है और एक ही पुष्प के पौधे में एक ही पुष्प में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई ना? अब आपने स्वपरागण के एक भाग और को देखा, सजात पुष्पी। अब सजात पुष्पी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इधर आप लोग देखो, बगल बगल में देखो आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहां पर एक पुष्प हम और बनाते हैं। ये हो गया, ये अलग प्रकार का पुष्प हो गया। भाई पुष्प तो भाई अलग प्रकार का, ये चलो ठीक है ना। ये आपको पिंक पिंक दिख गया, ये येलो येलो दिख गया। अब देखो इधर आप लोग ध्यान से देखना, ये मैम ने पुंकेसर बना दिया और ये बना दिया वर्तिकाग्र। क्या बेटा? देखो ये चीज आपको दिख रही है, क्लियर है? ये मैम ने बना दिया है भाई परागकोश पुंकेसर और ये मैम ने बना दिया है स्त्री केसर, मादा भाग और ये नर भाग। अब देखो क्या होता है बेटा कि होता है ये जो पुंकेसर है, ये पुंकेसर क्या कर दिया? इस पुंकेसर का मन किया कि चलो इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस पुंकेसर का मन कर दिया कि चलो इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं।
हो सकता है भाई बेटा कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें केवल स्त्री केसर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें केवल पुंकेसर पाए जाते हैं। तो हमने फिगर दोनों को बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसमें केवल परागकोश पुंकेसर पाया जाए और हो सकता है इसमें केवल स्त्री केसर पाया जाए। तब पर भी यह प्रक्रिया हो सकती है कि यहाँ से पुंकेसर आएगा इसके पास। लेकिन ऐसे में भी यह प्रक्रिया हो सकती है बेटा कि इसको लगे कि भाई मेरे पास वाली जो स्त्री केसर है ना वह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं अपने घर के अगल बगल की लड़कियां उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको पड़ोस के गांव वाली लड़की ज्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसा सेम दैट इसके साथ भी यही क्रिया है बेटा। ये पुंकेसर क्या कहा कि भाई ये जो मेरे गांव में मेरे घर के बगल की ये जो लड़की है ये मुझे ज्यादा सुंदर ना लगे है। ये बगल वाले गांव की जो लड़की है, बगल वाले गांव का मतलब भाई पुष्प एक ही, बस समझाने के लिए सपोज दैट बता रही हूँ। ये बगल वाले गांव की जो लड़की है मुझे ज्यादा सुंदर लगे है। अब मैं जा रहा हूं इसके पास, तो ये पुंकेसर क्या करेगा बेटा, इस वर्तिकाग्र पर इस स्त्री के सर पर आकर के गिर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी स्वपरागण। सजात पुष्पी स्वपरागण। अब स्वपरागण तो ये भी है, स्वपरागण तो ये भी है, लेकिन दोनों में ये है बेटा कि स्वपरागण के आपने देखा दो प्रकार होते हैं, एक स्वयुग्मन होता है और एक सजात पुष्पी होता है। तो स्वपरागण बेटा ये भी है क्योंकि एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही पादप में हो रहा है। जब एक ही पेड़ हो, जब एक ही पौधा हो, एक ही पौधे के पुष्प में हो रहा है तो उसको हम लोग स्वपरागण ही कहेंगे। अब एक ही पौधा ये है, एक ही पौधे के किसी एक पुष्प के अंदर ही दोनों लोग आपस में मिल जा रहे हैं, कर चलो भैया हम लोग बाहर क्यों जाएंगे इतना टाइम वेस्ट करने, हम लोग घर में शादी कर लेते हैं, ना कोई किसी को देखे ना कोई किसी को देखे। तो ये लोग क्या किए, ये लोग साथ में शादी कर लिए ना, तो इसको हम लोग स्वयुग्मन कहेंगे ना। अब बेटा इधर भी बात वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, पादप एक ही है, पौधा एक ही है। अब पौधा एक ही है बेटा, लेकिन इस पौधे में कई सारे पुष्प लगे हुए हैं। अब ये पुष्प मान लो, ये पुष्प का पुंकेसर जो है, ये पुष्प कह रहा है भाई मुझे ये जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, काली सी है, ऐसी है वैसी है। भाई काले लोगों के पास भी दिल होता है, हम ये ना कह रहे हैं कि काले लोगों के पास दिल ना होता, बट अब भाई इसकी सोच है, पुंकेसर की सोच है, तो ये बताएगा ही अपना कि भाई ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बात समझ में आई ना। हो सकता है चाहे कोई और भी रीजन हो ना, कोई और भी रीजन हो, तो ये कह रहा है भाई कि ये बगल वाली जो है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है ना, ये भाई मेरे घर में ही रहती है, मैं इसको कई बार देखता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ, कभी नहाई नहीं रहेगी, कभी ये बाल नहीं झाड़ी रहेगी, तो ये मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ये जो बगल वाले गांव की लड़की है ना ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये पुंकेसर आएगा इस वर्तिकाग्र पर, इस स्त्री के सर पर। तब पर भी वही चीजें हो रही है कि एक ही पौधा है, एक ही पौधे के अंदर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सजात पुष्पी। मतलब अपने ही जात के पुष्प के साथ यह ऐसा कर रहा है, किसी दूसरे जात के पुष्प के साथ नहीं कर रहा है। बात समझ में ना, अपने ही जात के पुष्प के साथ। अब भाई एक ही पौधा है तो दोनों का जात तो एक ही होगा ना, जैसा पुष्प ये होगा वैसा पुष्प ये होगा, तो जात तो एक ही है, तो दोनों एक ही जात के हैं, इसीलिए इसको सजात पुष्पी स्वपरागण के नाम से जाना गया है। बात समझ में ना कि सजात पुष्पी स्वपरागण क्या होता है और स्वयुग्मन क्या होता है। मतलब एक पुष्प में जो हो जाए उसको स्वयुग्मन, और दो पुष्प में जो हो रहा है उसको सजात पुष्पी। बात समझ में ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला करके आपको बताया है कि बेटा ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, समझ में आ गई होंगी ना। आगे चलें, अब आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा। अब ये चीजें समझ में आ गई तो अब पिछली कहानी पढ़ करके समझे, आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, इस चीज को हम लोग देखते। देखो हम लोग ये पढ़ रहे थे बेटा कि वह प्रक्रिया, स्वपरागण को पढ़ रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पौधे के फूल, एक ही पौधा रहेगा, ध्यान से सुनना है, जिसमें एक ही पौधे के फूल के पराग कोश से, यानी आप उनके सर कह दो सीधा, पराग कोश से पराग कण निकल कर
उसी फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल, जो अभी हमने बताया कि या तो एक ही फूल के अंदर दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे, निषेचन कर लेंगे, या तो भाई वो पुष्प क्या करेगा, दूसरे पुष्प के साथ जाएगा निषेचन करने। ये चीजें हमने बताई हैं। तो वही चीजें लिखी हैं कि निकल कर उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको स्वपरागण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके मुख्य प्रकार है स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। इसके लिए पौधों को कीटों या हवा जैसी बाहरी माध्यमों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है बेटा मेरे। कैसे अधिक आवश्यकता होगी, कहाँ होगी, नहीं होगी, जब इसका इसी पर आके गिरना है ना। ये पुंकेसर का परागकण इसी वर्तिकाग्र पर गिरना है तो आसानी से गिर जाएगा, आसानी से गिर जाएगा ना। और ये जो भाई पुष्प है, ये पुष्प क्या करेगा, इस पुष्प का परागकण जो है इसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके गिरना है तो भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कीट आए, परागकण को उड़ा करके लेकर के जाए, दूसरे फूल पर बैठे, तब जाके निषेचन होगा। ऐसा तो जरूरी है नहीं, क्योंकि भाई ये लोग पास पास है तो खुद से भी आकर के गिर जा रहे हैं, खुद से भी निषेचन कर ले रहे हैं। बात समझ में आई ना। जैसे सपोज दैट आप लोग कहानी को सुनो, दो लोगों की शादी होती है बेटा ना। दो लोगों की शादी जब होती है तो जब अगल बगल गांव के हैं ना, या एक ही घर में के हैं, तब पर भी क्या होता है, एक होते हैं ना, उनका क्या नाम होता है, बिचौलिया जो होता है, बिचौलिया को कुछ कहते हैं गांव की भाषा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगुआ, अगुआ जिसको बोलते हैं अगुआ, तो गांव में शादी कराने वाले एक अगुआ होते हैं। अगुआ क्या करते हैं कि लड़की के माता पिता को लड़के के माता पिता से मिलवाते हैं, वो बिचौलिया का काम करते हैं। बात समझ में आई ना। ठीक उसी प्रकार बेटा, अच्छा आप लोग सोच लो कि जो लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज जो कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा को तो लड़के के मम्मी पापा से मिलना नहीं पड़ रहा है। वो लोग अगर एक ही घर में दो लोग शादी कर ले आपस में, तो क्या उसमें अगुआ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। वो लोग खुद ही एक दूसरे को देख करके शादी कर ले रहे हैं। फिर बेटा ये समझ लो, हाँ हाँ शिक्षा कब से करी, हाँ मम्मा, हाँ। चलिए, अब अगर ऐसा भी हो बेटा, जैसे आपने अभी इसमें देखा कि एक ही घर में जब दो लोग आपस में खुद ही मिल लेंगे तो भाई किसी अगुआ की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, हाँ ना। और अगर ऐसा भी हो बेटा कि दो गांव के लोग हैं, एक गांव में लड़की रहती है और दूसरे गांव में लड़का रहता है ना, तब पर भी तो अगुआ अगुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग खुद ही लव मैरिज कर रहे हैं, उसको देख लिया, उसको देख ली, हो गया प्यार, उसके बाद घर वाले को मना करके कर लिए दोनों लोग शादी, तब पर भी तो किसी अगुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा सोचो, लेकिन सोचो आप लोग, यही चीजें कहानी है बेटा कि जब ये दोनों पास पास है, ये भी थोड़ा दूर पर है लेकिन पास पास है, तो इस पुंकेसर के पराग कण को, इस पुंकेसर के पराग कण को किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर पर ले जाने के लिए न तो ज्यादा हवा की जरूरत है और न तो ज्यादा पानी की जरूरत है और न ही ज्यादा कीट की जरूरत है, क्योंकि पास पास में है। ठीक उसी प्रकार बेटा, अब जैसे यहाँ अपने अगुआ की कहानी देखी है, वैसे ही आप लोग पर परागण में देखेंगे। पर परागण में क्या होता है कि दो पौधे रहते हैं, दो पौधों को, दो पौधे के युग्मक को, यानी एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, दो पौधों के युग्मक को मिलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे दूर दूर किसी का घर रहेगा, लड़के का घर जौनपुर में है, लड़की का घर बनारस में है, तो इनको शादी करवाने के लिए, इनको मिलाने के लिए क्या करना होगा, अगुआ की जरूरत होगी। अगुआ क्या होता है बेटा, एक माध्यम होता है, वह बिचौलिया होता है, एक माध्यम होता है। माध्यम किसका, इनको इनसे मिलाने का माध्यम। बात समझ में आई ना। सेम दैट यहां पर भी है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि पर परागण में क्या होता है। चलो, पर परागण को पर परागण के डिफिनेशन को पढ़ने से पहले पर परागण हम लोग समझ लेते हैं ना, पर परागण समझ लेते हैं। अब जैसे समझो बेटा कि जैसे यहां पर दो पौधे हैं,
कलर चेंज हो जा भाई। शोर बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर दो पौधा हमने बना दिया है, दोनों एक ही जात का पौधा है, अलग अलग जाति का ना समझना। बात समझ में आई ना? दोनों एक ही जाति के पौधे है बेटा, एक ही जाति के हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोग, ध्यान से देखना। मान लो ये क्या हो गया, पुंकेसर हो गया, और यहाँ पर बना दिया मैम ने स्त्री केसर। स्त्री केसर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अलग कलर से बना दे, चलो व्हाइट से बना देते हैं। भाई कलर तो चेंज हो जा। चलो, ये मैम ने बना दिया कि वर्तिकाग्र हो गया और ये पुंकेसर हो गया। बात समझ में ना? पुंकेसर हो गया। अब ऐसा ना समझना आप लोग कि मैम ने इसमें केवल पुंकेसर बना दिया है, उसमें वर्तिकाग्र बना दिया है, तो ऐसा होगा कि इसमें केवल पुंकेसर पाया जा रहा है, उसमें स्त्री केसर। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि इसमें केवल स्त्री केसर पाया जाए और इसमें केवल पुंकेसर पाया जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाए, इसमें भी स्त्री केसर पुंकेसर दोनों पाए जाए। बात समझ में ना? अब यहाँ पर समझने वाली बात कुछ और है बेटा, समझने वाली बात यहाँ पर कुछ और है लल्ला मेरे ना। यहाँ पर समझने वाली बात ये है बेटा कि ये जो होता है कि ये पुंकेसर जो है, ये पुंकेसर क्या करेगा, इस स्त्री केसर पर आएगा। ये कहेगा कि हमारे गांव वाले कोई लोग भी अच्छे नहीं है, ये इसके गांव वाले हैं और ये बगल वाले गांव वाले हैं। ये कहेगा जैसे अभी हमने बताया कि एक जौनपुर की लड़की हो, एक जौन बनारस का लड़का हो, दोनों को मिलाने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता पड़ती है, किसी अगुआ की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही बेटा, जब ये पुंकेसर यहाँ पर है, इतने दूर है, वर्तिकाग्र स्त्री केसर इतने दूर पर है, अब भाई ये लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। इन लोगों को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, किसी अगुआ की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगुआ इन सबके बीच कौन हो जाएगा बेटा? वायु हो जाएगा, कीट हो जाएगा। बात समझ में आई ना? वायु हो जाएगा, कीट हो जाएगा, मान लो जल हो गया, जल ना। बात समझ में आई? तो ये तीन चार चीजें जैसे भौरे वगैरह होते हैं बेटा, कीट होते हैं, एक फूल पर से उड़ करके दूसरे फूल पर जाते हैं, तो उनको उनके पैरों में परागकण लग जाता है, और फिर वो जहां जाते हैं वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, तो वहां पर परागकण पहुंचता है और धीरे से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बात समझ में आई ना? और हवा भी क्या करता है, हवा भी उड़ा करके इसको लेकर के जाएगा। ये पॉलन ग्रेन इतने हल्के होते हैं ना बेटा, परागकण इतने हल्के होते हैं कि ये बहुत ही महीन होते हैं, हवा के साथ आसानी से उड़ करके जा सकते हैं। ठीक है, धूल के कण से भी हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, लेकिन ये मत सोचना है कि ये अलग का, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। अलग अलग पौधे नहीं है, एक ही पौधे। जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ के साथ ही ऐसा करेगा, केले का पेड़ है तो केले के पेड़ के साथ, अमरूद का पेड़ है तो अमरूद के पेड़ के साथ ही करेगा। बात समझ में है ना? तो ये भाई दोनों एक ही पादप है, एक ही पौधे हैं, लेकिन अलग अलग, अलग अलग है ना। जैसे ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, और जात इनका एक ही है, एक ही जात के हैं। तो इसका पुंकेसर क्या करेगा, यहाँ से इस वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेगा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, पर परागण के नाम से जानते हैं, पर परागण। बात समझ में आई ना? पर परागण के कोई भी प्रकार नहीं होते हैं। पर परागण यही होता है कि जब किसी दूसरे पौधे का पुंकेसर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री के सर पर जाकर के गिरता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको पर परागण के नाम से जानते हैं।
अब इसका डिफिनीशन सुन ले हम लोग, डिफिनीशन देख ले इसका। चलो, वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण, जिसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे पर, भाई जाति वही रहेगा, जाति क्या रहेगा, वही रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि जाति दूसरा नहीं रहेगा। अमरूद का पेड़ है तो अमरूद के पेड़ के साथ ही फर्टिलाइजेशन होगा, अमरूद का पेड़ आम के साथ नहीं चला जाएगा। तब तो भाई ऐसा एक फल बनेगा जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, आम और अमरूद को मिला करके कुछ नया फल बन जाएगा। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ऐसा नहीं करवाना है हमें भाई, आम के साथ आम को ही करवाना है ताकि आम ही बने, कोई नया फल ना बन जाए। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से वायु, जल, कीटों और पक्षियों जैसे माध्यमों द्वारा पूरी तरह से होता है। ये जो मैंने अगुआ की बात की थी ना बेटा, यही अगुआ है, यही अगुआ है। वायु, जल, कीट और पक्षी, यही अगुआ क्या करते हैं कि लड़के को लड़की से मिलाते हैं। यही अगुआ क्या करता है, इस पॉलन को क्या करेगा, स्टिग्मा से मिला रहा है। देखो ये भौरा है ना, ये भौरा आपको आंखों से दिख रहा होगा, ये भौरा क्या है, अगुआ है, तो अगुआ कह दो, ये शादी करवाने वाला अगुआ है। ये अगुआ क्या कर रहा है, लड़के को ला रहा है, यानी लड़के के नर युग्मक को ला रहा है, पॉलन को, नर युग्मक को देखो ऐसे ऐसे अपने पैर में फंसा के लेकर के आ रहा है, पैर में फंसा के पॉलन को लेकर के आया, नर युग्मक को लेकर के आया, और ये स्टिग्मा है बेटा, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पर क्या करेगा, बैठ जाएगा, और जब ये भौरा स्टिग्मा पर बैठेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, परागकण जो है, पॉलन ग्रेन जो है, नर युग्मक है, ये क्या करेगा, उसी वर्तिकाग्र पर यह बैठ जाएगा। तो वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन भी बैठ जाएगा, परागकण भी बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो धीरे धीरे परागकण क्या करेगा, दुल्हन के जब घर में आ गया बेटा, जब देखो जब दूल्हा दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच गया तो धीरे धीरे घर में भी घुसेगा। तो सेम दैट यहाँ पर भी है बेटा, जब ये यहाँ तक आ गया, वर्तिकाग्र तक आ गया, तभी क्या करेगा, आप अपनी दुल्हन को खोजने के लिए इसके घर के अंदर भी जाएगा। घर के अंदर जाएगा तो आप देखें इसके पहले की क्रिया कि कैसे बीजांड से घुस करके ये पराग नलिका जाती है, निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। बात समझ में आई ना? तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी ना। हाँ, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि कैसे परागण हो रहा है, कैसे स्वपरागण किसे कहते हैं, परपरागण किसे कहते हैं, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आप लोग फिगर देख ही रहे हैं कि एक ही जाति के दो पौधे हैं, अलग अलग जाति के नहीं होने चाहिए। ये चीजें हम बार बार आपको समझा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी परागण होगा एक ही जाति के पौधे में हो रहा है। आप चाहे स्वपरागण देखे हो चाहे परपरागण देखे हो। स्वपरागण में आपने देखा कि एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में हो रहा है या फिर एक ही पुष्प में हो रहा है, और परपरागण में आपने देखा कि दो अलग अलग पौधे हैं पर क्या है, एक ही जाति के हैं, उनके पुष्प के बीच परागण हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें आपको हालांकि समझ में आ गई होंगी बेटा। अब क्या करते हैं, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, मैम उसको फिर से समझा देंगी। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। देखो आप लोग ये संरचना देख रहे होगे ना, ये देखो वर्तिकाग्र का संरचना है, स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, वर्तिकाग्र है, ये पोलन ट्यूब है यानी पराग नलिका है, ये ओवरी है, अंडाशय है। ये इस पर स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर कैसे पोलन यानी परागकण, कैसे परागकण, ये परागकण कैसे आकर के बैठा और कैसे बैठ करके अपनी अपनी नली यहाँ से बना रहा है, नली बना बना करके अंदर चला जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस है जो आपके यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, उस क्वेश्चंस को हम हल करते हैं और आपको बताते हैं और आपको भी हल करने के लिए देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में, परागकोश की बात हो रही बेटा,
जब हम लोग देखेंगे कि परागकण का निर्माण हो रहा है, उसके पहले जब हम लोग पराग कोष को काट करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही, तब की बातें हो रही हैं। एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी पराग कोष में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? ये यूपी बोर्ड कब पूछा गया? 2022 और 23 में पूछा गया बेटा। आगे भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप बताइए लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर हमने आप लोगों को बेटा ऐसे बताया था कि जब हम लोग पराग कोष को ऐसे ऐसे काटते हैं, जब हम लोग पराग कोष को ऐसे ऐसे काटते हैं बेटा, तो हमें ऐसे ऐसे संरचना दिखाई देती है, ऐसी संरचना दिखाई देती है। पराग कोष को काट करके जब ऐसे देखते हैं हम लोग, तो ऐसी संरचना दिखाई देती है, जहां पर हमने ये बताया था कि चार कितने पाए जाते हैं? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, कितने लघु बीजाणु धानी देखे थे? चार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा चार। एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी पादप में कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं? चार। कंफ्यूज नहीं होना है, चार होते हैं। बात समझ में आई ना? आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुअंडपी। हमने आपको बताया कि बहुअंडपी क्या होता है? ऐसा 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 पुष्प जिसके अंदर कई सारे स्त्री के सर पाए जाते हैं, कई सारे अंडप पाए जाते हैं, उसको बहुअंडपी के नाम से जाना जाता है। स्त्री के सर को ही अंडप कहते हैं, ये आप सभी बच्चों को पता है ना? तो ऐसा पुष्प जिसके अंदर बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं, बहुत सारे स्त्री केसर पाए जाते हैं, उसको बहुअंडपी कहते हैं। और वियुक्त अंडपी का मतलब होता है बेटा ऐसे अंडप जो खुले खुले हों, जो एक में सिमटे ना हो, जो अलग अलग हो। वियुक्ता का मतलब ही होता है अलग अलग। ऐसे अंडप, ऐसे बहुत सारे अंडप जो अलग अलग हो, उसको बहुअंडपी वियुक्त अंडपी कहते हैं ना। जायांग किसमें पाया जाता है? बहुअंडपी वियुक्त अंडपी जायांग किसमें पाया जाता है? तो यह होता है बेटा चंपा, माइचेलिया, चंपा में पाया जाता है। बात समझ में आई ना? लास्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, पुष्प का वह भाग जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है वह कहलाता है। पुष्प का वह भाग जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है ना, परागण बेटा, परागकण नहीं, सॉरी, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, वह क्या क्या कहलाता है? अच्छा बेटा, किस चीज को देख करके भौरे या फिर कीट किस चीज को, पुष्प के किस भाग को देख करके आकर्षित होते हैं? अगर मान लो पुष्प येलो, पिंक, रेड ना दिखता, तो क्या कोई भी कीट उससे आकर्षित होकर के उस पर उसको उसका रस चूसने के लिए बैठते? उस पर नहीं बैठते, ऑब्वियसली नहीं बैठते भाई। बात सही है। जब कोई पुष्प रंग बिरंगा नहीं दिखेगा तो किस पर भौरे, किस पर कीट बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। उसका रस कहाँ चूसेंगे? नहीं चूसेंगे। तो रंग बिरंगा क्या कहलाता है बेटा? वो जो रंग बिरंगा एक चीज होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बेटा दलपुंज। इसी रंग बिरंगे चीज को देखने के लिए इसको तरसते हैं बेटा, कीट जो होते हैं तरसते रहते हैं भाई, कैसो भी ये मिल जाए रंग बिरंगा चीज। बात समझ में ना? तो क्या कीट जो होते हैं बेटा, कीट जो होते हैं परागण के लिए क्या कौन सा चीज कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है? दलपुंज, जो रंगीन वाला भाग होता है। बात समझ में ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई होंगी ना, मेरी बातें समझ में आई होंगी, और जो भी चीजें मैंने पढ़ाई आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है लल्ला मेरे, तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेशन में प्यारा प्यारा सा कमेंट कर देना, और मैम के लिए भी प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मैम को बहुत खुशी मिले और आगे की क्लास ऐसे कंटिन्यू मैम करवाती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, कल की चीजों को लेकर के कि आगे कौन कौन सी चीजें होती हैं, और यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।